पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग। कोई एक और है, मैं इसको ऐड कर देता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब शायद सभी लोग ज्वाइन हो गए हैं। पहले तो ये बताइए कि अपन इंग्लिश हिंदी मिक्स में बात करें तो ज़्यादा बेटर होगा सबके लिए। ये प्रदीप कुमार का सर ऑडियो ऑन है। ये म्यूट कर ले एक बार। हेलो। जी सर, जी सर। अभी सर सबका म्यूट है। आई थिंक अब आवाज क्लियर आएगी सर। हेलो। जी सर, जी। तो बेसिकली ये जो सेशन है, अविकल सर जो कि मेरे पहले टीचर थे, अभी भी मेरी इनसे बात होती है। बहुत ही अच्छे सर हैं, इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमारे जो टीपीओ हैं आशीष भंडारी सर, उनकी बदौलत थी कि हमें प्लेसमेंट में बैठने का मौका मिला था। तो और हमारे प्रिंसिपल सर कैलाश तंतुभाई सर, ये भी बहुत अच्छे सर हैं, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को आगे मिला है। अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं ये जो सेशन है, ये सेशन जो है ये 2 पार्ट में स्टार्ट होगा। पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ, अपना करियर, अपनी फैमिली बैकग्राउंड, अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या-क्या मैंने किया, अपना इंडस्ट्री वर्क कैसे वर्किंग होती है, कैसे होती है। इस बीच आपको जो भी डाउट होगा, आप वो डाउट अपना याद रखे रहेंगे या कहीं लिख लेंगे अगर भूल जाएँगे तो हम वो चीज़ लास्ट में एक-एक करके वो डाउट को क्लियर कर देंगे। अब 1 सेकंड। हाँ, अब हम आते हैं कि तो पहली चीज़, मेरा नाम अतुल कुमार पांडे है। मैं सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट से, विलेज मेरा है हरदी। आप लोगों में से बहुत पता होगा, जो कि मेरे कॉलेज जो है हमारा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पचौर में, वहाँ से करीब 4 से 5 किलोमीटर है मेरा हरदी गाँव, और मैं वहाँ से निवास करता हूँ। मेरे पिताजी जो हैं वो पेशे से ठेकेदार हैं, जो कि बैढन में ठेकेदारी करते हैं। उनका नाम श्री सत्येंद्र कुमार पांडे है। मेरी माताजी हाउसवाइफ है, उनका नाम श्रीमती सुषमा पांडे है। और मेरे एक छोटा भाई और एक छोटी बहन है, जो कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं। और इसके अलावा मेरा जो एजुकेशनल रहा है, मैंने स्कूलिंग जो है अपनी एलकेजी से लेकर क्लास 5 तक मैं डीएवी पब्लिक स्कूल अमलोरी में पढ़ा हूँ, और 6th क्लास से 11th क्लास तक मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल विंध्यनगर, जिसको डीपीएस विंध्यनगर के नाम से जाना जाता है, उस स्कूल में पढ़ा हूँ। 11th तक मैंने वहाँ पढ़ा है। 12th में कुछ कारणवश मुझे सिंगरौली से बाहर जाना पड़ा। 12th में हॉस्टल में पढ़ा हूँ जबलपुर, जो कि ब्रिटिश वॉट फाउंडेशन करके एक स्कूल है जबलपुर में, भेड़ाघाट रोड पे। वहाँ पे मैं 1 साल हॉस्टल में था। 12वीं 11th में मैंने कॉमर्स लिया था। पहले 11th क्लास तक मैं भी कमज़ोर था, बहुत अच्छे मेरे मार्क्स न नहीं रहते थे, मतलब बहुत टॉपर की कैटेगरी में नहीं आता था, नॉर्मल एवरेज बच्चा था, आप जैसे-जैसे हर बच्चा होता है। जब उसको पढ़ाई की महत्व समझ आती है, पढ़ाई की वैल्यू समझ आती है, तब वो उस चीज़ में अपनी लगन और मेहनत से आगे काम करता है। तो 12वीं में मैं था, 12वीं में मैंने कॉमर्स लिया। कॉमर्स में मेरा 83% आया था 12th में, सीबीएसई बोर्ड से था मैं। इसके अलावा फिर मेरे पिताजी का मार्गदर्शन मिला मुझे कि जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे सिंगरौली बेल्ट में ज़्यादातर एनटीपीसी और एनसीएल जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, जिससे हमें ये पता चलता है कि यस, टेक्निकल लाइन जिसको बोला जाता है डिप्लोमा, बीटेक, इसकी कितनी वैल्यू है। तो मेरे पिताजी का ये कहना था कि आप भी इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा करो। 1 सेकंड, कोई और आया है, मैं उसको जॉइन कर दूँ। तो मेरे पिताजी का कहना था कि आप भी डिप्लोमा कर लो, जो कि मैंने फिर डिप्लोमा जैसे सब लोग करते हैं, प्री पॉलिटेक्निक का टेस्ट दिया। वहाँ पे मुझे कुछ मार्क्स आए थे। मैंने कॉलेज की चॉइस फिलिंग करने के बाद मुझे फिर कॉलेज के लिए अलॉटमेंट आया। मुझे पहला कॉलेज जो मिला था वो मुझे आज भी याद है, खरगोन का मिला था। उसके बाद अपग्रेड होता है, तो अपग्रेड के जस्ट ऊपर एक उमरिया कॉलेज था।
तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज उमरिया से मैंने एडमिशन लिया। वहाँ एडमिशन के टाइम पे मैं गया, कॉलेज देखा, कॉलेज जो कि शहर से काफ़ी दूर था, फिर भी बहुत अच्छा था। वहाँ की फैकल्टी योगेश सर थे, अविकल सर वहीं पे थे पहले। एक सेकंड, कोई और जॉइन किया है। जी, अविकल सर पहले वहीं पे थे उमरिया में, गरिमा मैम थी वहाँ पे, जो कि हमें पढ़ाती थी और प्रिंसिपल वहाँ पे जो थे अतुल बाजपेयी सर, वो भी बहुत ही सपोर्टिव, बहुत ही अच्छा, अच्छा। सॉरी सर, सॉरी, सॉरी। एक्चुअली सर सॉरी। हाँ, हम तो फिर जी, जी, हम स्टार्ट करते हैं वैसे। तो उमरिया पॉलिटेक्निक में मैं 1.5 साल था। फिर वहाँ पे मुझे थोड़ा बीमारी हो गई थी, टाइफाइड वगैरह हो रहा था क्योंकि नए-नए घर से निकले थे, खाना-पीना बनाने की समस्या जाती थी। तो इस वजह से फिर मैंने कॉलेज ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया, जिसमें से मुझे कॉलेज ट्रांसफ़र करके उमरिया पॉलिटेक्निक से वैडन पचौर पॉलिटेक्निक में एडमिशन मिला। वहाँ पे मैं आया, वहाँ पे भी मैंने पढ़ाई-लिखाई की और जब मैं सेकंड ईयर में था, तो सेकंड ईयर में ही 4th सेमेस्टर के टाइम पे वहाँ पे एल-एन-टी कंपनी प्लेसमेंट के लिए आई थी। तो जिस हिसाब से एल-एन-टी कंपनी का प्लेसमेंट हुआ, टेस्ट हुए, इंटरव्यू हुए, तो जो हमारे उस टाइम पे सीनियर थे, तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और मैंने भी अपना मन बनाया कि नहीं मुझे भी अब इस कंपनी में जॉब चाहिए और मुझे भी एल-एन-टी में काम करना है। तो एल-एन-टी में जाना था ये फाइनल ईयर में जाके मैंने नहीं सोचा। उसके 1 साल पहले जिस दिन से मुझे वो चीज़ ख़्याल आई मैंने उस दिन से वो अपने दिमाग में डाला कि हाँ, मुझे भी इसमें जाना है और मुझे भी ये काम करना है। तो ऐसे ही फिर फाइनल ईयर आया अच्छा, इस बीच कोविड का भी दौर था। हमारा 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर जो बीता था, वो कोविड के दौरान बीता था। हालाँकि अगस्त तक हमारे रिजल्ट्स क्लियर हो गए थे, पेपर फाइनल हो गया था। उसके बाद आज भी मुझे याद है 5 अक्टूबर को एक सेकंड जॉइन किया है। 5 अक्टूबर को हिंडाल्को जो कि आदित्य बिरला ग्रुप जो कि बरगवां में है, वो हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए आई। तो आदित्य बिरला आई थी 5 अक्टूबर को, आज भी मुझे बहुत अच्छे से याद है। मैं उस कंपनी के भी प्लेसमेंट में बैठा था। बट शायद कुछ मेरे अंदर कमी थी या कुछ था, उस हिसाब से या मैं इंटरव्यू मेरा अच्छा नहीं गया, मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। लेकिन हमारे ही कॉलेज से, मेरे ही क्लास से 2 बंदे उसमें सेलेक्ट हुए थे। एक का नाम जो कि मेरा क्लासमेट था, मेरा दोस्त था जो कि शिवम पांडे नाम था। वो आज भी बरगवां में हिंडाल्को में वर्क कर रहा है और उसके साथ एक और दोस्त था हमारा आदित्य पटेल जो कि इलेक्ट्रिकल से ही था, वो था। बाकी 6 से 7 लोग जो थे वो मैकेनिकल के थे। अब उसके ठीक 2 महीने बाद हमारे कॉलेज में एल-एन-टी आने वाली थी और जब मैंने हिंडाल्को का अपना इंटरव्यू देखा कि मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया है, तो मैंने फिर उस इंटरव्यू को लेकर बहुत से बच्चे होते हैं जो निराश हो जाते हैं। तो मैंने निराश होने की बजाय ये सोचा कि
क्या मैंने अंदर कमियां थी, क्या मैंने गलत किया, कहाँ मेरे अंदर लूप होल्स थे, उनको आइडेंटिफाई किया, पहचाना, और पहचानने के बाद फिर मैंने उस पे वर्क किया। और उसके बाद मैंने एलएनटी में इंटरव्यू दिया, और एलएनटी में इंटरव्यू देने के बाद करीब 100 प्लस बच्चे बैठे थे, अलग अलग जगह से आए थे, बैडन पॉलिटेक्निक के थे, सतना पॉलिटेक्निक के, उमरिया पॉलिटेक्निक के, कटनी से, शहडोल से, रीवा से, यहाँ तक कि जबलपुर तक से बच्चे आए थे उस कैंपस में बैठने के लिए। लेकिन फिर भी 100 बच्चों में से सिर्फ 3 बच्चों का हुआ, जिसमें से एक मैं था इलेक्ट्रिकल से, एक मेरा ही दोस्त था विभाकर पांडे, वो भी इलेक्ट्रिकल से था, और एक आकाश तिवारी करके था, वो मैकेनिकल से था। हम 3 लोग गए थे एलएनटी में काम करने। तो ऐसा मेरा पॉलिटेक्निक का जर्नी था। एलएनटी में जॉइनिंग हुई हमारी, जॉइनिंग होने के बाद तो दो ट्रेनिंग सेंटर की कुछ फोटोज भी हैं, मैं वो फोटोज भी आपसे शेयर करूंगा। तो उस प्रकार से हमारा जर्नी आगे बढ़ा। एलएनटी में हमें 7 महीने की ट्रेनिंग दी गई। 7 महीने की ट्रेनिंग में हम 3 महीने एलएनटी के ट्रेनिंग सेंटर कांचीपुरम में ही थे, जो कि चेन्नई में है। उसके बाद हर इंसान को, हर स्टूडेंट को जो एलएनटी में था उस टाइम पे, उसको 3 महीने का फील्ड एक्सपोजर दिया गया था। फील्ड एक्सपोजर हमारा कैसा था कि जैसे आपको अलग-अलग जगह जाना है। एलएनटी क्या है, बहुत बड़ी रेप्यूटेड कंपनी है, उसकी ऑल ओवर इंडिया में, पैन इंडिया में हर जगह साइट है। तो उसके साइट पे जाके हमें फील्ड एक्सपोजर करना था। तो मुझे फील्ड एक्सपोजर करने का जो मौका मिला था, वो सबसे पहला चीज़ था, मुझे एसईसीएल सिंगरौ सिंगरेनी सिंगरौली नहीं, सिंगरेनी एसईसीएल, सिंगरेनी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जो कि रामागुंडम में है, आंध्र प्रदेश में। वहाँ पे कोल माइंस है, वहाँ कोल माइंस में हमें फील्ड एक्सपोजर मिला। फील्ड एक्सपोजर में हमें बड़े-बड़े डंप ट्रक्स, हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर, जिसको आप लोग देखे होंगे कभी, अगर एनसीएल वगैरह की माइंस में विश्वकर्मा पूजा के दिन अगर गए होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पे। वो चीज़ देखने को, फ़ील करने को, उसको महसूस करने का मौका मिला। हम 1 महीने वहाँ पे थे, 1 महीने वहाँ पे रहने के बाद फिर मदुरई, जो कि साउथ का लास्ट पार्ट माना जाता है, नियर टू रामेश्वरम, वहाँ हमें जाने का मौका मिला, वहाँ हम गए। वहाँ जाने के बाद मदुरई में अलग-अलग चीज़ और ऐसी-ऐसी खदानें देखने को मिली कि जो मतलब पहली बार इंसान ने देखा था। मतलब इतना गहरा डीप डाउन खदान थी, ठीक है? म जहाँ से पत्थर निकालते थे, मशीनें वहाँ काम कर रही हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं ट्रिपिंग के लिए, लोडिंग के लिए, तो ऐसे-ऐसे फील्ड एक्सपोज़र मिलते। उसके बाद फिर 1 महीने मैं नागपुर में था, जहाँ पे एल&टी का वर्कशॉप है, वहाँ पे भी हमें बहुत सीनियरों से मिलने का मिला, रिलेशन अच्छे बनते हैं जब आप किसी से मिलते हो, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, फ्यूचर उनका कैसा था, कैसे उनकी जर्नी थी, तो हमें बहुत कुछ वहाँ पे सीखने को मिला है, हर इंसान की एक जर्नी के साथ। 1 सेकंड, एक और कोई आया है। तो इस प्रकार था। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने पढ़ाई क्या-क्या की है। मैंने पहले डिप्लोमा किया, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद मैं एल&टी में जॉब करने लगा, और जैसा कि मैंने बताया मैं कॉमर्स से था, तो जब मैं डिप्लोमा में एज़ अ रेगुलर बेसिस एडमिशन लिया, तो मैंने पार्ट टाइम बीकॉम भी किया, क्योंकि मुझे कॉमर्स में इंटरेस्ट था। तो उसके बाद जब एल&टी में मैं जॉब करने लगा, तो अब मैं बीटेक तो कर नहीं सकता था रेगुलर, तो इसलिए मैंने बीटेक में एडमिशन ना लेके मैं सोचा कि जैसे मैंने बीकॉम पार्ट टाइम किया है, वैसे ही मैं आगे एमकॉम भी पार्ट टाइम कर लूँ। तो मैंने अपने एल&टी के जॉब के साथ-साथ मैंने एमकॉम पार्ट टाइम किया। पार्ट टाइम एमकॉम करने के बाद 2 साल बाद जब मेरा एमकॉम खत्म हो गया, तो एल&टी मैंने 2 साल बाद छोड़ दी थी। फिर मैंने सोचा कि मुझे और इससे अच्छी पोजीशन पे और कुछ अगर करना है, तो मुझे एक अच्छी डिग्री चाहिए। इसलिए मैंने फिर एमबीए फाइनेंस पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा से किया, जहाँ पे मुझे पारुल यूनिवर्सिटी एक बहुत ही रेप्यूटेड और यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे मैं गया तो मुझे एमबीए फाइनेंस के बेसिक चीज़ें, फाइनेंस में क्या कैसे चीज़ें चलती हैं, एक ऑर्गेनाइज़ेशन में फाइनेंस कितना महत्वपूर्ण है, ये सब जानने को, सीखने को मिला। और वहाँ से निकलने के बाद मुझे ल्यूगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक एमएनसी कंपनी है, वहाँ काम किया मैंने साल भर। वहाँ साल भर काम करने के बाद फिर मैं क्लीनी सप्लाइज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक यूके बेस्ड ऑर्गेनाइज़ेशन है, वहाँ पे मैंने वर्क किया, और वहाँ पे काम करने के बाद अभी मैं
करंटली पुणे में हूँ, सिटी ऑटोमोटिव लिमिटेड, जो कि ये भी एक यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसका प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पूरा यूके में है। आप लोगों ने नाम सुना होगा ऑडी, बीएमडब्ल्यू, ये सब फोर्ड, ये सब जो गाड़ियाँ हैं, इन गाड़ियों के जो इक्विपमेंट्स आते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो एयर रजिस्टर होता है, यानी कि गाड़ियों में जो एसी लगी रहती है, अगर हिंदी में बात करूँ मैं शुद्ध हिंदी में, तो जो एसी लगी रहती, एसी की जो जहाँ से हवा निकलता है, वो पूरा डैशबोर्ड बनाने का काम अभी करंट कंपनी करती है। और यहाँ पे मैं एज़ अ ट्रेज़री एनालिस्ट हूँ। यहाँ पे मैं फाइनेंस का, ट्रेज़री का पूरा जो भी बैंक से रिलेटेड काम है, वो मैं देखता हूँ। अब आप मैं बताऊँगा कि ये जो मेरी जर्नी थी, ये 1 सेकंड। ये जो मेरी जर्नी थी, ये जर्नी जितनी आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ, ये शायद उतनी आसानी से नहीं थी। जब मैं एल&टी में था, तो एल&टी में 7 महीने बाद हमारी पोस्टिंग हुई थी। तो जो पोस्टिंग हुई मेरे साथ के जो 2 बंदे थे, सिंगरौली जॉब मिल गई, पोस्टिंग। अभी आ रही है सर क्लियर? जी, जी। 7 महीने बाद हमारी जब एल&टी में ट्रेनिंग खत्म हुई, तो हमें पोस्टिंग मिली। हम लोग ग ग अपने ही कॉलेज से 3 स्टूडेंट थे। 3 स्टूडेंट में से 1 मैं था और 2 स्टूडेंट और थे, जिनमें से 1 स्टूडेंट को अमलोरी माइंस में पोस्टिंग मिली थी। 1 स्टूडेंट को बैढन एल&टी का वर्कशॉप है बलियरी में, वहाँ पोस्टिंग मिला था। और मुझे जो पोस्टिंग मिली, वो मिली थी छत्तीसगढ़ में, भिलाई में, जहाँ पे एसीसी अदानी का, एसीसी का पहले प्लांट था, अब उसको अदानी ने टेक ओवर कर लिया है भिलाई में। तो मैं वहाँ गया था जॉब करने। तो अब ऐसा होता है कि अगर आप लोग एक ही कॉलेज से हो, एक ही जगह से हो और 4-5 लोग आप हो, अगर 4-5 में से 3 को 4 को घर मिल जाए और 1 को दूर मिल जाए, तो बहुत दुःख होता है। तो वही चीज़ मेरे साथ भी थी। बट फिर भी फिर भी मैं और मेरे मैंने फिर उस समय मेरी बात आशीष भंडारी सर से हुई। उन्होंने भी मुझे बोला कि कोई बात नहीं अतुल, तुमको अपने घर आने को नहीं मिला, जॉब करने को नहीं मिला, घर पे बाहर मिला तो अच्छी बात है। तुम फिर बिल्कुल जाओ, पीछे मत हटो। तो मैंने उनकी बात रख के फिर आगे बढ़ा कि मैं नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। आज मेरे साथ ये हुआ है, तो कल और भी अच्छी चीज़ें होंगी। तो मैं वहाँ गया, वहाँ मैंने जॉब जॉइन की, वहाँ मैं काम किया अच्छे से। वहाँ से काम करने के बाद करीब मैंने वहाँ 8 महीने काम किए थे। 8 महीने काम करने के बाद मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया था बचेली में, जो कि आप अगर कभी गूगल में देखेंगे, बचेली, बस्तर, जो कि पूरा नक्सली एरिया है। वहाँ पे भी एनएमडीसी की आयरन ओर माइन्स है। तो मैं वहाँ गया, बचेली, बचेली भी मैं गया, बचेली भी मैंने वहाँ पे अपना काम किया, सर्विस दिया। तो काम करते वक़्त मुझे एहसास आया कि ये सच्चाई है कि डिप्लोमा एक जो है वो ग्रेजुएट डिग्री नहीं है, ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री नहीं है। वो ग्रेजुएशन लेवल से भी नीचे की डिग्री है, टेक्निकल लाइन में। तो आप अगर ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री पे अगर काम करते हो तो आपको व्हाइट कॉलर जॉब मिलती है। आई थिंक आप लोग व्हाइट कॉलर समझते होंगे। व्हाइट कॉलर मीन्स कि ऑफिस में बैठना, और इन शॉर्ट ये बोला जाए कि आपके कॉलर पे गंदा नहीं होगा, आपका कॉलर गंदा नहीं होगा। तो एक व्हाइट कॉलर जॉब और एक नॉन व्हाइट कॉलर जॉब में बहुत डिफरेंस है। डिप्लोमा जो है वो स्टार्टिंग इनिशियल फेज पे एक नॉन व्हाइट कॉलर जॉब है। इट मीन्स कि आपको लग के मशीन में, माइंस में काम करना पड़ेगा, अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे। तो ये चीज होती है, तो ये स्टूडेंट को समझना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट आजकल मैंने देखा है, मैंने जिससे बात की एक दो लोगों से, कि उनका कहना है कि नहीं, हम डिप्लोमा किए हैं तो हम अब ऑफिस में बैठ के लैपटॉप पे ही वर्क करेंगे, इस पे ही वर्क करेंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको वो चीज मिले। मिलती है, किसी किसी चीज, किसी किसी लोगों को मिलती है। अगर आप इनिशियल लेवल पे अच्छी कंपनी में जाते हो, एक हमारे ही कॉलेज से एक बंदा था, उसका नाम था अतुल दुबे, मेरे ही साथ पढ़ता था, मेरे ही बैच में था। उसको इन्फोसिस में जॉब मिली थी।
तो उसका इनिशियली से लैपटॉप पे काम था, वो आईटी में काम कर रहा था। बट सबके साथ ऐसा हो ये पॉसिबल नहीं है। आपको इनिशियल स्टेज पे मेहनत करनी पड़ती है। तो जो एल&टी के मेरे 2 साल थे, वो मैंने बहुत रिगरसली और हार्ड वर्क मेहनत किया। और आपको बताऊं कि शिफ्ट जो कि बोलते हैं शिफ्ट में काम करना, पहले सुनते थे लोगों को कि लोग शिफ्ट में काम करते हैं, नाइट शिफ्ट ड्यूटी जाते हैं। मैं खुद आपके सामने बैठा हूं, मैंने डे नाइट हर शिफ्ट, मॉर्निंग इवनिंग हर शिफ्ट में काम किया है। ऐसा ऐसा हुआ है कि दिवाली वाले दिन भी मैं ड्यूटी गया हूँ, होली वाले दिन भी मैं ड्यूटी गया हूँ। होली वाले दिन मैं, ऐसा कोई बंदा नहीं रहता था कि मैं किसी के साथ होली खेल लूं, रंग लगा लूं, मतलब विथ माय फैमिली मेंबर्स अपार्ट फ्रॉम ऑफिस मेंबर्स। ऑफिस में वालों के साथ आप खेलोगे, एंजॉय करोगे, बट फैमिली से दूर रहना तो वो भी एक बहुत लाइक यू कैन से, जिसको बोलते हैं होम सिकनेस, तो वो चीज होती है। लेकिन यही है कि आज मैंने वो सब चीजें त्यागी, कंफर्ट जोन से बाहर निकला, तब आज मैं इस पोजीशन पे बैठा हूं कि मैं आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। ठीक है। अब बात आती है कि आपको डिप्लोमा के बाद करना क्या चाहिए। देखिए, फैमिली प्रॉब्लम आज के डेट में कॉमन है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आज के डेट में कॉमन है, सबके पास रहती है। लेकिन एक चीज आप ये अपने दिमाग में डाल लीजिए कि अगर आप अर्न कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो 100% तो ना सही, लेकिन 70% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आपको अभी से अपने माइंड में एम क्लियर रखना पड़ेगा कि अभी अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आई थिंक जून तक आपके 6 सेमेस्टर के एग्जाम हो जाएंगे और अगस्त एंड तक आपके रिजल्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो आपको, आज अगर जनवरी है, आपके पास अभी 6 महीने हैं, तो आपको इस चीज को अश्योर होना पड़ेगा कि मुझे इन फ्यूचर करना क्या है। मुझे आगे पढ़ाई करनी है, मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव है कि मैं आगे पढ़ाई करूँ, बीटेक करूँ और उसके ऊपर जाऊँ, कि या मुझे अभी ही डिप्लोमा बेस पे जॉब की नीड है। ये चीज़ कैटेगराइज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं, जिनका कॉलेज खत्म हो जाता है, फिर वो पूछते हैं कि अरे अब क्या करें? और उनके इस पूछने में, समय लेने में 3-4 महीने ऐसे बीत जाते हैं कि उनको पता भी नहीं चलता और उनका पूरा फिर 1 साल गैप दिखने लगता है। क्योंकि वो फिर जॉब तो मिलती नहीं है इतनी जल्दी, क्योंकि जॉब के लिए जब तक आप प्रिपेयर अपने आप को नहीं करोगे पहले से, तो इतनी जल्दी जॉब नहीं मिलेगी ना, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन है। आप अगर सिर्फ अपने एमपी की बात करो तो 100 प्लस पॉलिटेक्निक कॉलेज है ऑल ओवर एमपी में, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट मिला के 100 प्लस। तो आप सोचो कि अगर इतने पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, तो हर पॉलिटेक्निक कॉलेज से अगर एक डिपार्टमेंट से 50-60 बच्चे भी हैं, तो आप खुद काउंट कर लो कि आपके लिए कंपटीशन कितना चीज। कंपटीशन से आपको डरना नहीं है, उस कंपटीशन को आपको बीट करना है। बीट आप कैसे करोगे? देखिए, आज के डेट में पूरा जो प्लेटफॉर्म है हमारे लिए, वो सोशल है, ऑनलाइन है। नौकरी.com, लिंक्डइन.com, इंडीड.com, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां से आपको डिप्लोमा बेस पे या जिस भी प्रोफाइल में आप काम करना चाहते हैं, उस प्रोफाइल में फ्रेशर के लिए, एक्सपीरियंस के लिए पूरे पोस्ट डले होते हैं। आप वहां अप्लाई करिए। इंटरव्यू की तैयारी आपको यूट्यूब से मिलेगी। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, अपनी कम्युनिकेशन, अपनी कॉन्फिडेंस लेवल, और एक होता है कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो। ये 3 चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कम्युनिकेशन, आप कैसे बात कर रहे हो किसी से। और आई विल सजेस्ट कि आप, ठीक है, कोई किसी की स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम से हुई होगी, किसी की स्कूलिंग हिंदी मीडियम से हुई होगी, बट कोई भी चीज आज के डेट में डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप चाह लो तो। कहते हैं ना कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो अगर आप चाह लोगे कि नहीं, मुझे भी इंग्लिश बोलना है, मुझे भी इंग्लिश में बात करना है, मुझे भी इंग्लिश में लोगों से इंटरेक्ट करना है, तो आप वो चीज़ बिल्कुल कर सकते हो। बस आपको उस पे मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करने ही के अलावा आज के डेट में एक मिडल क्लास आदमी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर, एक सेकंड, कोई आया सतीश पांडे, इनको जॉइन करो। हाँ, तो मेहनत
करने के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इंग्लिश आप अगर बोल नहीं पा रहे हो, इंग्लिश सीखने के लिए आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो। ज़्यादा नहीं, आजकल फ़ोन में इंग्लिश न्यूज़पेपर डाउनलोड हो जाते हैं, वो न्यूज़पेपर 1 पेज पढ़ो। 1 पेज पढ़ने के बाद उसमें जो वर्ड्स आपको कठिन लग रहे हैं, वो एक डायरी बनाओ। डायरी बना के उस वर्ड्स की मीनिंग गूगल से देख के लिखो और ऐसा आप मुश्किल से मुश्किल अगर 6 महीने भी किए ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। आप बहुत अच्छे से इंग्लिश में किसी के साथ बात कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। यूट्यूब है, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आजकल हम रील्स चलाते रहते हैं, रील्स पे बिज़ी रहते हैं ज़्यादातर। यूट्यूब पे फ़नी वीडियोज़, कॉमेडी वीडियोज़, पिक्चर वगैरह देखते रहते हैं। उसके अपार्ट आप अगर डेली 1 घंटा भी यूट्यूब पे इंग्लिश स्पीकिंग बहुत सारे पेड कोर्स कोई मत लो, फ्री कोर्स इतना सारा कंटेंट पड़ा है, किसी भी एक चैनल को पकड़ के उसके सारे कंटेंट को फॉलो करो, उसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो ऐसे करके आप अपनी कम्युनिकेशन बढ़ाओ। सीवी कैसे बनाना है, रिज्यूम जिसको सीवी को रिज्यूम भी बोलते हैं, रिज्यूम कैसे बनाना है। रिज्यूम में कोशिश ये करो कि आप वही लिखो जो आपको आता है, क्योंकि इंटरव्यूअर जब आपसे सवाल पूछता है एज अ फ्रेशर तो आपके रिज्यूम पे ध्यान देता है। आपका रिज्यूम क्या बोल रहा है, वो इस चीज पे ध्यान देगा और उसी चीज से रिलेटेड वो आपसे सवाल पूछेगा। तो आप वही लिखो जो आपको आता है। ये नहीं कि आप किसी का देखी देखा बहुत सारी चीजें लिख दी, उससे आपको फिर वो सवाल पूछेगा, आप बता नहीं पाओगे, आप वहीं पे आपका इम्पैक्ट खराब पड़ जाएगा, इमेज खराब हो जाएगी और वहीं से आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो वही लिखो जो आपको आता है। और फ्रेशर के लिए सबसे मेन चीज क्या है कि एक फ्रेशर को उससे सब्जेक्ट से रिलेटेड ही पूछा जाता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल में काम करने जा रहे हो या मैकेनिकल में काम कर रहे हो, तो जो आपके कोर सब्जेक्ट है, आपके जो बेसिक सब्जेक्ट है, उसी से आपको पूछा जाएगा, उसी से रिलेटेड आपसे सवाल किए जाएँगे। तो आप अपने बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, प्रैक्टिकल क्लियर रखो कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, किस तरह से चीज़ें वर्क फ्लो करती हैं। अब इसके बाद मैं आता हूँ कि जो लोग डिप्लोमा के बाद ऐसे हैं बच्चे कि जो बीटेक करना चाहते हैं। तो आपको भी पता है कि डिप्लोमा में बीटेक करने के लिए आपके अगर पॉलिटेक्निक के परसेंटेज अच्छे हैं, तो आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आप उसमें जाके गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेके आगे गेट की तैयारी कर सकते हो। अगर और उसमें कोई ऊपर जाना चाहता है, तो बीटेक कंप्लीट होने के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आप अगर और ऊपर पढ़ाई करनी है, तो एमबीए वगैरह में जा सकते हो, जो कि बहुत ही एक अच्छी मास्टर डिग्री है। आप किसी भी डोमेन से कर सकते हो। अगर जैसे गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स के लिए वो चाहें तो आफ्टर अब उनके ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद एचआर में जा सकती हैं। एमबीए एचआर एक बहुत ही अच्छी प्रोफाइल है गर्ल्स के लिए। बॉयज़ भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसमें ऐसा आप बोलोगे कि 60-40 का रेशियो है कि 60% गर्ल्स है तो 40% बॉयज है। और एमबीए फाइनेंस है, एमबीए सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है। बट ये यही है कि आपको करना क्या है, ये चीज क्लियर आपको खुद करना पड़ेगा। आप किसी से पूछोगे जाओगे कि मैं क्या करूं, तो कोई अगर आपके बारे में कमियां बताएगा तो आपको भी वो चीज बुरी लगेगी। इससे बेटर है कि आप अपनी कमियां खुद पहचानो। अब मैं आपको अपनी एक स्टोरी बताता हूँ। जब मैं 2 साल बाद एल&टी में काम करने के बाद जब मैं एल&टी छोड़ा, तो एल&टी छोड़ के मैं जब अपने घर आया तो मेरे पापा जो थे वो मेरे से गुस्सा हो गए थे, नाराज़ हो गए थे कि इतनी अच्छी कंपनी है, तुम क्यों छोड़ दिए? तुम देख रहे हो कि लोगों को जॉब नहीं मिलती है और लोग भटक रहे हैं जॉब के लिए, तुमको जॉब मिली तो तुमको ईगो आ गया कि तुम जॉब मिल गई तुमको, तुम जॉब छोड़ के आ गए। बट उस टाइम पे मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास था कि नहीं, मैं अगर ये छोड़ के आया हूं तो मैं इससे कुछ ना कुछ बेटर ही करूंगा, ये मैं अपने मन में ठान के रखा था। और वो दिन और आज का दिन मुझे आज भी अच्छे से याद है कि जब तक मुझे एमबीए कंप्लीशन के बाद जब तक मुझे अच्छी जॉब नहीं मिली तब तक मैं शांत नहीं बैठा। तो एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, वो आपका हमेशा बूस्ट होना चाहिए। आप हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए। और जब तक आप मोटिवेटेड नहीं रहोगे, सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, तब तक आपका कोई भी मनोबल तोड़ के चला जाएगा। आज के डेट में आपको आगे बढ़ते हुए देखना बहुत कम लोग चाहते हैं। आपको खींचते हुए लोग ज़्यादा चाहते हैं। तो आप अपने आप को इतना सेल्फ कॉन्फिडेंट रहो, मोटिवेटेड रहो कि आप जो चाहो उस चीज़ के लिए
अच्छा हाँ, ये भी है कि ऐसा नहीं है कि आप चाहोगे और बन जाओगे। उसके लिए आपको डेडिकेटेड मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करनी पड़ेगी। मैं जब एमबीए में था तो आज भी मुझे याद है, मेरे 6 लेक्चर होते थे, 1 लेक्चर 1-1 घंटे का होता था। मैंने ऐसे बहुत से ब बच्चे देखे थे एमबीए में जो 1 लेक्चर, 2 लेक्चर लेके भाग जाते थे, लेक्चर ही नहीं अटेंड करते थे। बट मैं 6 के 6 लेक्चर बैठ के अटेंड करता था और उस 6 लेक्चर को अटेंड करने के बाद मेरी कॉलेज टाइमिंग जो थी एमबीए में वो 7:30 से ढाई बजे तक थी। तो 7:30 से ढाई बजे जब मैं कॉलेज से निकलता था, 3 बजे अपने रूम आता था, मैं रूम लिया था वहाँ पे वडोदरा में। रूम आने के बाद मैं खाना बाहर खाता था, खाना खा के आता था उधर से और सो जाता था। 5 बजे उठ के फिर मैं वापस से 8 बजे तक पढ़ाई करता था और फिर 8 बजे बाहर खाने जाता था, 9 बजे खाना खा के आके फिर 9 से 11 बजे तक पढ़ाई करता था। तो मैंने कभी टाइम नहीं लगाया। मेरे कोर्स अगर पीछे है, मेरे को ये चीज़ बन नहीं रहा है, तो मैं उस चीज़ के लिए कभी ये नहीं देखता था कि अरे मैंने आज 6 घंटे पढ़ लिया, अब ये पर्याप्त है, मुझे नहीं पढ़ना है। नहीं, मेरा कोर्स बाकी है तो मुझे 6 नहीं 8 घंटे देने हैं तो मैं दूँगा। तो इस हिसाब से अगर आप चलोगे लाइफ में तो आप ऑब्वियस सी बात है आप आगे बढ़ोगे। और सबसे बड़ी चीज़ आप अपना टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल आदमी को डिसिप्लिन में रहना सिखाता है। और मैं आपको बताऊँ मैं 12th क्लास से टाइम टेबल बनाना स्टार्ट किया हूँ और यू विल नॉट बिलीव कि जब से मैंने टाइम टेबल बनाना स्टार्ट किया तब से मेरे परसेंटेज इतने अच्छे रहे हैं, मेरा नॉलेज इतना अच्छा रहा है कि आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं। तो वही है कि एक टाइम टेबल आप बनाइए, सुबह कितने बजे उठना है, क्या करना है, कितना टाइम नहाना धोना खाना पीना, कितने टाइम हमें पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, थ्योरी पढ़नी है, प्रैक्टिकल पढ़नी है, कितना टाइम मेरा कॉलेज रहेगा, कितना टाइम मेरा अदर टाइम रहेगा। तो आप ऐसे जब टाइम टेबल बनाओगे तो टाइम टेबल के हिसाब से आप फिर उस चीज में बाउंडेड रहोगे और फिर आपको लगेगा कि अरे आप अगर एक दिन भी उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अगर आधे घंटे छोड़ दोगे तो आपको फिर गिल्ट होना चाहिए कि अरे यार आज मैंने आधे घंटे पढ़ाई नहीं की। आपको गिल्ट होना चाहिए कि अरे यार आज अगर आधे घंटा मेरा छूट गया तो इस आधे घंटे से मेरा आने वाला जो मैंने जो सोचा है वो मेरा नहीं हो पाएगा। तो उस चीज पे आपको इम्पैक्ट पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ोगे। तो टाइम टेबल बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप उसके अधीन जब काम करोगे तो आपको और अच्छा मोटिवेशन फील होगा और आप होगे। जी, जी सर, जी सर। बढ़िया सर, आप बताइए कैसे सर? गुड मॉर्निंग सर। जी सर। जी, जी सर। जी सर, जी सर। जी सर, जी सर। ठीक। जी सर, मैं ठीक है सर, मैं उस बारे में बता देता हूँ सर। जी सर। तो जैसा कि भंडारी सर ने भी बताया कि अभी आपके कॉलेज में अदानी आने वाली है। तो इंटरव्यू के लिए आप कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। पहला चीज़ आप अपना सीवी जो है, वो एक अच्छे और लेटेस्ट फॉर्मेट में अपडेट करिए। आजकल चैट जीपीटी एआई है, उसके थ्रू आप जाके अपना सीवी अपडेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और आपको बोला जाए कि ये जो 2 सॉफ्टवेयर हैं, इस 2 सॉफ्टवेयर को आप यूज़ करना सीखिए। क्योंकि जॉब में आने के बाद मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि एक्सेल पे वर्किंग आपकी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। क्योंकि आज के डेट में सब कंपनीज़ जो भी हैं वो एक्सेल पे वर्क करती हैं। उनकी जो रिपोर्ट बनती है, जो भी डाटा प्रिपेयर होता है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे बनता है। तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे वर्क करना, जैसे मैं कुछ फ़ॉर्मूलेज़ के नाम बताना चाहूँगा, जैसे वी लुकअप, एच लुकअप, समिफ, पिवोट,
ये सब ऐसे लेटेस्ट फॉर्मूलेस हैं जो कि हर कंपनी में डाटा को एक सिस्टमाइज्ड तरीके से शो करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो आप इन एक्सेल पे अपनी वर्किंग रखिए, कमांड रखिए। अब सवाल आता है कि आप ये चीज कैसे करेंगे? तो यूट्यूब पे कोर्स होते हैं, और आज के डेट में आपको पता ही है कि मतलब मुझे लगता है जैसे बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होगा, जिसके पास नहीं भी है तो वो फ़ोन में भी आजकल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आज आ गया है। फ़ोन में भी बच्चे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करते हैं। तो जिनके पास नहीं है वो फ़ोन से भी सीख सकते हैं, और यूट्यूब पे इसके चैनल हैं एक्सेल के। तो उस यूट्यूब के चैनल के साथ एक्सेल से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, पढ़ सकते हो, और वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज की डेट में कंपनी इंटरव्यू में पूछती है कि आपका एक्सेल पे कमांड कैसा है? आप एक्सेल पे कैसे वर्क कर लेते हो? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत ज़रूरी है। फिर आता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, यानी कि प्रेजेंटेशन। जब हम कोई पीपीटी बनाते हैं, तो उस पीपीटी को अपना काम करते हैं, वर्क बताते हैं उसमें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं अगर अपनी बात करूँ, अभी जैसे मैं जहाँ काम कर रहा हूँ, उस कंपनी की 6 ग्रुप है, 6 एंटिटी है। तो 6 एंटिटी में कितना ग्रोथ हुआ, कितना पैसा खर्च हुआ, कितना पैसा आया, कितना गया, कितना वेंडर्स के पास अभी पेंडिंग है, कितना क क कस्टमर को पे किया, वो एक हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के हिसाब से प्रिपेयर करते हैं डाटा, और उस पावर पॉइंट के थ्रू उसको विजुअलाइज़ करते हैं, लोगों को दिखाते हैं। दिखाने में हमें अच्छा होता है, बेटर इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये 2 सॉफ्टवेयर आप बहुत ज़रूरी है, जो आप यूज़ करेंगे, और इसको सीखिए। सीखने का सबसे बेटर है यूट्यूब चैनल। यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, बस उनको देखिए, उसमें प्रैक्टिकल भी करवाएगा। आप उसको देखिए, नोट्स बनाइए और फिर उसको प्रैक्टिकल करिए। अब बात आती है, और आपको क्या करना चाहिए, अपनी कम्युनिकेशन, इंग्लिश में बोलना। कंपनी आजकल मोस्टली ये देखती है कि आपको इंग्लिश में बात करने आता है या नहीं आता है। आप अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दीजिए, सामने वाला इंग्लिश में आपसे सवाल पूछ रहा है तो आप भी उसको इंग्लिश में जवाब दीजिए, इससे आपका इम्पैक्ट अच्छा बनेगा। और इसके अलावा और बोला जाए तो यूडेमी करके एक कोर्स होता है। यूडेमी करके एक प्लेटफ़ॉर्म है, आप गूगल में इसके सर्च करेंगे, तो यूडेमी में यूडेमी करके जो प्लेटफ़ॉर्म है, यूडेमी के प्लेटफ़ॉर्म में आप सबसे बेटर ये चीज़ है कि आप वहाँ पे अलग-अलग कोर्सेज़ हैं, अपने अकॉर्डिंग आप उस कोर्सेज़ को देख लीजिए। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, जो उसमें से कोर्स अच्छे लगे वो करिए। फिर इसके बाद टेस्ट, आज के डेट में जो भी कंपनी कैंपस करने आती है, वो टेस्ट लेती हैं। तो टेस्ट में 4 चीज़ें जो मैंने देखा है, पहला तो रीज़निंग, रीज़निंग लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, मैथ्स, बेसिक मैथ्स 10th तक की जो उसमें आती है। फिर आपका इंग्लिश से रिलेटेड कुछ रहते हैं सवाल उसमें, पैसेज टाइप के, और वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, ये सारी चीज़ें रहती हैं। फिर कुछ आपका कोर टेक्निकल रहेगा। टेक्निकल में जैसे मैं आपका बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल वाचे जो बच्चे हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट पे ध्यान दें, अप्लाइड मैकेनिक्स पे ध्यान दें, उन सब से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो जो आपके बेसिक सब्जेक्ट है उनकी तो तैयारी आप कीजिए ही कीजिए, लेकिन रीजनिंग और इंग्लिश, जनरल बेसिक रीजनिंग और जनरल मैथ्स और इंग्लिश, ये 3 से भी आज के डेट में पेपर में क्वेश्चन सवाल ज़्यादा आता रहते हैं। तो अगर आप वो चीज़ पे ध्यान दोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। क्योंकि आज के डेट में जो भी कंपनीज़ हैं उनका पहला टेस्ट रहता है, फर्स्ट राउंड उनका टेस्ट रहेगा। जब आप टेस्ट क्लियर करते हो तो फिर सेकंड राउंड वो इंटरव्यू लेंगे, और इंटरव्यू लेने के बाद फिर आपको थर्ड राउंड तक आपको चीजें क्लियर होंगी कि हाँ आप क्या हो, सिलेक्टेड हो कि नहीं हो। तो पहला तो आप है कि आप अपना टेस्ट अच्छा से दीजिए। टेस्ट अच्छा देंगे, उसमें आप बेसिक रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब से जो सवाल है, जो आपका टेक्निकल नॉलेज है, उससे जो पेपर है वो आपको अच्छा बनेगा अगर, फिर आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू में अगर आप इंग्लिश में उनसे बात करोगे, कम्युनिकेट करोगे, आपसे वो पूछते हैं कंपनी, अगर आप अपने सीवी में ये चीज़ लिखना कि हाँ, मुझे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नॉलेज है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का नॉलेज है, तो वो उस चीज़ से आपसे सवाल पूछेंगी, आप उसका जब जवाब दोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उसमें भी आगे बढ़ोगे, और आपको ऑलरेडी उसमें आप सिलेक्शन लेके निकलोगे। तो यही है मेरे तरफ से। अब मैं चाहूँगा कि आप एक-एक करके अगर आपके जो सवाल हैं,
आप अपने सवाल पूछ सकते हो मेरे से। और लगे हाथ मैं आपको कुछ कंपन अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, जिससे आपको मैं अपने कुछ कंपनीज़ की फ़ोटोज़ दिखाऊँगा कि कंपनीज़ में क्या कैसे चीज़ें चलती हैं। हुँ, अ, देखिए ये मेरी कंपनी थी क्लिनी सप्लाइज़, जहाँ पे मैं नया-नया जॉइन हुआ था। तो नए ऑफ़िस में हम लोग शिफ्ट हुए थे। ये आपको दिख रहा होगा, ये अतुल कुमार पांडे नाम का बोर्ड है। आप जब किसी रेप्यूटेड कंपनी में जाते हो तो आपको इनॉग्रेशन अपनी टेबल का, जहाँ आप बैठते हो उसका इनॉग्रेशन करने का खुद मौका मिलता है। तो ये वो चीज़ है जो आप देख रहे होगे यहाँ पे। और कंपनी की तरफ से एल-एन-टी में जब मैं था तो ये उस टाइम का सीन है। ये ये ऐसी एल-एन-टी की मशीन थी जहाँ पे हम काम करते थे। एज़ अ सर्विस इंजीनियर मैं इस एल-एन-टी मशीन में काम करता था। ये आप देखेंगे, ये मैं मशीन ऑपरेट कर रहा हूँ। 30 सेकंड का वीडियो है, मैं प्ले करता हूँ इसको। और इसके अलावा मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। ये हमारी ऑफ़िस की मीट है जब मैं ल्यूगोंग इंडिया में था, तो ये वहाँ की ऑफ़िस की मीट है, ये मैं हूँ, ये मेरे मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ये परेश अग्रवाल फाइनेंस हेड, ये एससीएम हेड और ये वीडी हेड। ये अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के हेड हैं, जिनके साथ आपको घूमने का, फिरने का मौका मिलता है। ये ही कंपनी की तरफ से हमें टूर के लिए ले गया था, जो कि ये आप पीछे देख रहे हैं, ये व्हाइट-व्हाइट जो है ये आइस है, बर्फ है। बर्फ के अगर हम गए थे। और ये हमारी पूरी ऑफ़िस की टीम थी क्लिनी सप्लाइज़ में, जहाँ पे मैं पहले काम कर रहा था। ये देखिए, ये आइस आपको अब दिख रहा होगा ज़्यादातर। तो देखिए, आप जब काम करने बाहर निकलेंगे, घर से दूर जाएँगे, तो आपको बहुत कुछ अच्छा भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें आप बाहर घूमने को मिलेगा, हर चीज़ें नई-नई चीज़ें देखने को, सब चीज़ मिलेगा। आप नए दोस्त बनेंगे आपके, नए फ्रेंड्स बनेंगे, ग्रुप बनेगा, कनेक्शन बनेगा, तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो आदमी को देखने को, समझने को सब मिलती है। अ, ये मेरी कुछ फ़ोटोज़ हैं जब मैं एल-एन-टी में काम कर रहा था, माइन्स की हैं। ये देखिए, ये पीछे ये मशीन है, इस मशीन का हम सर्विस मेंटेनेंस करते थे। और ये माइन्स देखिए, इस खड़े माइन्स में हमें ऐसे काम करते थे।
ये देखिए, ये डंप ट्रक्स थे ऐसे। इन डंप ट्रक्स पे हमें ऐसे काम करना पड़ता था। कुछ भी दिक्कत आए इन डंप ट्रक्स पे, ये मशीन देखिए आप। और इसी के साथ मुझे फ्लाइट वगैरह में भी बैठने का मौका मिला, जो कि कंपनीज की तरफ से ही रहता था। ल्यूगोंग में था तो मैंने ब्लड डोनेट किया था। ब्लड डोनेशन भी अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा लगता है ब्लड डोनेट करके। अगर आपको लगे कभी तो आप ब्लड डोनेट करिए। ये मेरे ऑफिस के कलीग्स हैं। हम लोग रिजॉर्ट गए थे। ये देखिए, रिजॉर्ट में स्विमिंग पूल वगैरह में घूमने फिरने के लिए। तो ऐसे करके मैं दिखाना चाहूँगा कि जब आप बाहर कदम रखोगे, तो आपको बहुत कुछ सीखने को, समझने को बहुत कुछ मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर कहीं भी जाने का मौका मिले, आप बिल्कुल जाइए, पीछे मत हटिए। क्योंकि अगर आप पीछे हटोगे तो फिर वहीं से आपका डाउनफॉल स्टार्ट होता है। इसलिए जो मौका मिले, कम सैलरी मिले, ठीक है। कुछ ना सही से कुछ तो बेटर है। और जब जब जैसे-जैसे आपको एक्सपीरियंस का टैग लगेगा, वैसे-वैसे आप आगे बढ़ोगे। ये देखिए, ये माइंस की फ़ोटो है, जहाँ पे हम काम करते हैं थे। अब अब मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ, ऐसा बहुत बार हुआ है कि ये मशीन जो है, ये इस पानी में, माइंस में ऐसे काम कर रही है। और यहीं पे इस माइंस का कुछ फेलियर आ जाए, इंजन फेल हो जाए या ट्रांसमिशन फेल हो जाए या कुछ इश्यू आ जाए, मशीन ऑपरेट ना कर पाए, तो हमें इस पानी में जाके काम करना पड़ता था। और इसका इंजन, ये यहाँ रहता है इंजन, लेकिन इसके नीचे ये जो दिख रहा है जगह आपको नीचे, यहाँ घुस के हम काम करते थे। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं इसमें, आप देख सकते हैं। ये कुछ हमारे ट्रिप्स, जो हम ऑफिस के तरफ से ट्रिप्स करते थे, उसकी फ़ोटो है। अ, हाँ, ये मेरी एल-एन-टी की फर्स्ट डे की फ़ोटो है, जब मैं फर्स्ट डे एल-एन-टी कांचीपुरम, चेन्नई में गया था जॉइन करने। आप यहाँ नीचे डेट भी देख रहे होंगे। 7 मार्च 2022, 8 बज के 2 मिनट की ये मेरी फ़ोटो है। और ये पीछे बोर्ड भी आप देख रहे होंगे, एल-एन-टी कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग मशीनरी ट्रेनिंग सेंटर। ये कांचीपुरम का ट्रेनिंग सेंटर है। और ये हमारा, जब हम गए तो हमारा ऐसे वेलकम किया गया नेम प्लेट के साथ, अतुल कुमार पांडे। और ये हमारे होली खेलते हुए कुछ है। हम ये अपने ग्रुप के साथ पौंडीचेरी गए थे ट्रिप पे, तो उसकी फ़ोटो है। ये एल-एन-टी के ट्रेनिंग सेंटर के हेड हैं, नरेश ठाकुर। ये हमें ट्रेनिंग देते थे रमेश मलागी। और ये सेल्वा राजन, अजय बांगड़ और ये बाकी का अदर स्टाफ। तो ऐसे करके ये हमारी एक ग्रुप पार्टी होती हुई थी कंपनी की। ये वहाँ पे सारे हैं हमारे फ्रेंड्स। ये साइट में जब मैं भिलाई में था छत्तीसगढ़ में, वहाँ का है। ये हमारे साइट इंचार्ज हैं दीपेन मंडल। ये हमारी कलीग्स टीम और ये मैं खड़ा हूँ। देख सकते हैं यूनिफ़ॉर्म और कैसे, किस एटमॉस्फेयर में आपको रहना पड़ता है। ये प्लांटेशन में ट्री प्लांटिंग करना था, तो उसका ट्री प्लांटिंग करते हुए फ़ोटो। ये सेफ्टी डे पे शपथ लेते हुए। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ अब आप की तरफ से जो डाउट हो आपको, जो आप पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं।
जी बताइए, क्या पूछना चाहते हैं आप? आप में से जिस किसी का जो भी डाउट हो, आप पूछ सकते हैं। जो सर एल&टी कंपनी थी उसका स्टार्टिंग कितना था, मतलब सैलरी? सैलरी 18,000 था। भैया लाल प्रजापति, अपना ऑडियो म्यूट कर दीजिए। यस सर, यस। हाँ सर, जो आप जेसवी की फोटो दिखा रहे हैं, हाँ हाँ। उसमें आप जाते जाते तुरंत सीख गए थे क्या? और जेसवी की नहीं, ट्रेनिंग जो थी। तुरंत नहीं सीखे थे। आपको 7 महीने ट्रेनिंग दी जाती है। 7 महीने मुझे भी ट्रेनिंग दी गई थी। और ट्रेनिंग के बाद धीरे धीरे आप उसमें काम करना सीखोगे। आपके साथ सीनियर रहते हैं, सीनियर आपको सिखाएंगे, उसके बाद आपसे काम करवाया जाएगा। ऐसे ही नहीं है कि आप जाते जाते ही आपको बोल दिया जाएगा कि जाओ भाई, ये मशीन खराब है, इस मशीन को जाओ तुम बना के लाओ। ऐसा नहीं होता है। जैसे सर आप ट्रेनिंग में किए थे उसके बाद सैलरी 18 से प्लस हुई थी कि नहीं हुई थी? ये हुई डाउट थी था। ना, हुई थी। मेरी जो पहली ज्वाइनिंग हुई थी वो मैंने 18,000 पे की थी। उसके बाद मेरी जो 6 महीने बाद जब मुझे पोस्टिंग दी गई थी, तो पोस्टिंग के टाइम पे मेरी जो सैलरी थी वो 18,000 से बढ़ाकर करीब 22-23 हजार हो गई थी इन हैंड। और रहने के लिए घर दिया गया था, क्वार्टर। जैसे कि जिस किसी के फैमिली मेंबर्स या वो लोग कभी, जो लोग भी कभी एनसीएल के कॉलोनी के क्वार्टर्स देखे होंगे, वैसा ही एक क्वार्टर था 2 BHK का। मतलब एक हॉल, एक किचन, 2 रूम, और जो लेट बाथ ये सब रहता है, ये सारी चीजें रहती थी। सोसाइटी में, कॉलोनी में वैसा घर दिया गया था रहने के लिए। आने जाने के लिए गाड़ी की फैसिलिटी थी, बुलेरो आती थी लेने छोड़ने। तो ये था। एल&टी में जब तक मैंने काम किया तब तक मेरी सैलरी जो थी वो 27,000 थी। उसके बाद मैंने एमबीए किया। एमबीए करने के बाद मेरी जो सैलरी थी वो 40,000 हुई। 40,000 के बाद मेरी सैलरी 60,000 हुई। और 60,000 के बाद आज फिर मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ आप मान के चलिए कि 1+ सैलरी है। वैसे बताई नहीं जाती, लेकिन अब आप पूछ ही रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ। और किसी का कोई सवाल? हाँ भैया, वो पूछ रहे थे इंटरव्यू के टाइम जैसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहली चीज तो आप इंटरव्यू के टाइम पे अपना कम्युनिकेशन ध्यान दो। आपके जो बेसिक नॉलेज है, सब्जेक्ट्स हैं, टेक्निकल नॉलेज, आप उस पे फोकस करो, उस पे अच्छे से पढ़ाई करो। और जैसा कि मैंने बताया, सीवी अच्छे से बनाओ। एक्सेल, पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशन, ये सब के कोर्स करो। पीपी कोई अगर तुमको पीपीटी बनाने को बोले तो तुमको पीपीटी बनानी आनी चाहिए। एक्सेल पे कैसे काम होता है, क्या काम होता है, वो चीज तुमको आना चाहिए। तो बस यही सब चीजें हैं। एज ए फ्रेशर के लिए बहुत कुछ नहीं है। फ्रेशर के लिए वो उसने जो पढ़ा है वो उसको पता होना चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल बोथ। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आप इंग्लिश में बात कर सको, उस पर ध्यान दो। और तीसरी चीज, आप इस बात पे ध्यान दो कि आप जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो। और अदर शॉर्ट टर्म कोर्स जैसे एक्सेल वगैरह, पावर पॉइंट वगैरह, ये सब आप कहिए रहो। जी। और नेक्स्ट सवाल।
और किसी का अगला कुछ सवाल? आप यहाँ पे जो भी आपके डाउट हो आप बेफिक्र होके पूछ सकते हो, इसमें कोई भी शर्माने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताइए, आप में से कितने लोग पचौर, हरदी, परसौना, खुटार ये सब के आसपास से हो? हरदी मेरे बुआ का घर है भैया। अच्छा अच्छा, किसके यहाँ है? शिवम पांडे को जानते हैं? राम पांडे। हरदी का ही है। अच्छा। हाँ कमलेश शाह, बताओ क्या बोलना चाह रहे हो? सर मैं धतुरा में रहता हूँ सर। अच्छा अच्छा। पचौड़ से 2 किलोमीटर पड़ता है। हाँ हाँ हाँ। तो और किसी का कुछ डाउट हो तो आप बताइए। सर मेरा एक हम्म डाउट था, जैसे मैं क्लास 10th किया था, उसके हम्म। बाद मेरा 2 साल का गैप हो गया, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी आप अपने क्लास 10th कब पास आउट हैं आप? सर 2020 में। ठीक है, 2020 में आप पास हैं, उसके बाद 2 साल गैप। डिप्लोमा में कब लिए एडमिशन? 22 में? नो सर, 23 में लिए थे सर। जानते हैं जब मेरा 2 साल गैप था, उसी बीच में भोपाल में सीपेट कॉलेज है, हम्म। तो वहाँ पे मैं मशीन ऑपरेटर इंजेक्शन मोल्डिंग का एक ट्रेनिंग किया था। हम्म। वो 6 महीने ट्रेनिंग था सर, तो उसी में क्या बोलते हैं टाइम चला गया, और मैं सोचने में टाइम निकाल दिया कि मैं क्या करूं क्या ना करूं सर। ठीक है, को देखिए, जो बीत गया वो उसको तो अब वापस ला नहीं सकते हैं। अब आप बेसिकली ये करिए कि अगर आपके पास 2 साल का गैप है, आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में, तो आप बता दीजिएगा कि भाई 2 साल का गैप मेरा इस कारणवश था। और बेसिकली ऐसा होता है कि डिप्लोमा जो है वो 10th बेस पे ही होता है। जी सर। तो 10th आपने पास आउट किया, उसके बाद बहुत से बच्चे 11th 12th भी पढ़ाई करते हैं। जी सर। वही चीज है, आप जो भी आपका कारण था आप वो कारण बता सकते हैं कि इस वजह से मैं ट्रेनिंग कर रहा था, यहाँ पे ये था। उसके बाद अभी आप जो कर रहे हैं आप उसको उस पे अच्छे से काम करिए, उसके बेसिस पे आगे अपने लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाइए। जॉब करना है तो जॉब करिए, पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करिए। तो सर क्या गैप सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट मांगेंगे क्या? किसी किसी कंपनी में लगता है कि इस 2 साल आपने क्या किया है, ये आप एक नोटरी से लिखवा के हमें दीजिए कि आप सही बता रहे हैं, तो कहीं कहीं लगता है, सब में नहीं लगता है। जी सर, थैंक यू सर। हम्म हम्म। आपका सीजीपीए कितना था फाइनल ईयर में? सीजीपीए मेरा था 8.6। 6। 8.6 सीजीपीए था शायद। वो पीपीटी एक शो हुई होगी ना आपके सामने, नहीं हुई है? ध्यान ध्यान नहीं दी, ध्यान नहीं दी। अच्छा अच्छा, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं एक बार पीपीटी आपको शेयर कर देता हूँ। देखिए, ये मेरी है डिग्री। और मेरा आप 10th। लोग से भी रिक्वेस्ट है कि संकोच मत करिए सर, आप ही के बीच के हैं, आप ही के जैसे थे, तो उससे अच्छा गाइड कोई नहीं कर पाएगा आपको। तो आप लोग संकोच हटा के सर से पूछ लीजिए जो पूछो।
ये कुछ जॉब के पोर्टल्स हैं जहां से आप जॉब अप्लाई कर सकते हो। लिंक्डइन, naukri.com, इंडीड, sign.com, मॉन्स्टर इंडिया, इन सब में आप अच्छा अपना प्रोफाइल बना के आप जॉब अप्लाई कर सकते हो। ये मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है, मेल आईडी है, लिंक्डइन पे ये मेरी आईडी है। अगर आपको कभी कुछ भी लगता है तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। और आप जॉब कर रहे हो, जॉब करो, और कभी लगेगा इन फ्यूचर एक्सपीरियंस कहीं, तो बिल्कुल आप मुझे बताना। मैं आपके लिए कहीं अगर मेरे नोन में, पहचान में होगा तो मैं आपके लिए बिल्कुल जॉब के लिए बताऊंगा आपको। और ये मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और मेरे परसेंटेज है जो कि आप देख सकते हो। 10th में 72.2% है, 12th में 83% था। डिप्लोमा में मैंने डीसीए भी किया है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसमें 92.5% था। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 86% था। बीकॉम में 76.97, एमकॉम इग्नू से किया था 63.61%, एमबीए फाइनेंस पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा से किया था 77.1%। इसके अलावा मैं बात करूं तो ये जब भी मेरी ये 5वीं कंपनी है, और कोर्सेस मैंने भी जो आपको बताया वही किया है। एक्सेल कोर्स, सिक्स सिग्मा, ये सब कोर्स आगे आप अपने जॉब प्रोफाइल के हिसाब से कर लेंगे। कैरियर ऑप्शन आपके पास, आप देख ही रहे हो। एक सेकेंड। हाँ बताइए, कुलदीप पटेल। सर आप अपना रिज्यूमे दे सकते हैं। रेज्यूम, ठीक है, मैं अपना रेज्यूम भेज दूंगा। रेज्यूम भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है रेज्यूम भेजने के लिए। आप में से कोई मेरा मतलब, या मुझे अपनी मेल आईडी दे दीजिए, या मेल आईडी अपनी हो तो मुझे भेज दीजिएगा। मेरा मेरा या मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरे व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको अपनी रेज्यूम दे दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सर। हाँ, यही सब चीजें हैं। आप तो किसी का और कुछ अगर सवाल हो तो आगे बताया जाए। तो अगर अब आपके डाउट्स खत्म हो गए हों तो एमडी रेहान, एमडी रेहान बहुत जल्दी ज्वाइन किया यार भाई, अब तो ये खत्म होने का टाइम आ गया। चलो कोई नहीं, अब मैंने बता दिया है, आप अपने फ्रेंड्स से बात कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो जो भी जानकारी है। तो आई होप अब आपके कोई ऐसे डाउट्स या क्वेश्चंस नहीं है। चलिए ठीक है, तो एक बार मैं अविकल सर से बात कर लेता हूँ। हाँ अतुल, अब क्योंकि किसी का डाउट नहीं है तो बंद कर सकते हैं मीटिंग। ठीक है सर, तो फिर इसको बंद कर देते हैं सर। ओके, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू बच्चों।